हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक नए टॉपिक पर ध्यान देंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे जो इतिहास विषय के लिए, आधुनिक रूस और जापान के इतिहास के लिए या आधुनिक इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यह है रूस जापान युद्ध जो 1904-05 में लड़ा गया था। युद्ध तो बहुत लड़े गए, इतिहास तो युद्धों से ही भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इस युद्ध को विशेष महत्व प्राप्त है। क्यों? क्योंकि रूस जो एक बहुत बड़ा देश था, उसे किसने हराया? जापान ने। कौन से युद्ध में? 1904-05 के युद्ध में। तो इसलिए यह बहुत ही विशेष स्थान रखता है युद्धों में। हम देखेंगे कि यह युद्ध हुआ था क्यों और इसके क्या प्रभाव पड़े। क्योंकि अगर हम इतिहास के जो हमारे विषय आते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं, उसमें अगर इसे स्थान दिया गया है इस युद्ध को, तो जरूर इसमें कुछ खास बात होगी। तो रूस जापान युद्ध 1904-05 में लड़ा गया। जापान के इतिहास को हम देखें तो उसके लिए तो यह बहुत ही गर्व और गौरवमय इतिहास का एक पन्ना है। तो हम बात करते हैं आज एक कारण क्या था रूस और जापान युद्ध जो 1904-05 में हुआ, उसका कारण क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमोनोस्की की संधि। ये सिमोनोस्की की संधि जो हुई थी, सिमोनोस्की की संधि, यह चीन और जापान के बीच हुई थी। हम क्या देखते हैं कि जिस समय यूरोप साम्राज्यवाद की तरफ पूरे जोश खरोश से बढ़ा हुआ था, चरम पे था साम्राज्यवाद, जापान ने भी इस साम्राज्यवादी नीति का समर्थन किया और उसका अनुकरण किया। और उसने भी अपनी शक्ति, अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए चीन के साथ युद्ध किया। चीन के साथ 1895-96 में युद्ध हुआ और इस युद्ध में जापान ने चीन को हरा दिया। मतलब एक बड़े देश को जापान ने हरा दिया था। और इस युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वह शिमोनोस्की की संधि के रूप में हम इसे जानते हैं। इस संधि के द्वारा जापान को बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुए, जिसमें जापान के कोरिया मिला उसे, मंचूरिया के कुछ क्षेत्र पर उसका अधिकार हो गया, लियाओ तुंग नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश था, उस पर उसका प्रायद्वीप था, ये सब पे उसका अधिकार हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीन हार गया, जापान जीत गया और जापान को बहुत अधिक फायदा भी हो गया। यहां तक कि चीन ने जापान को $50 लाख भी दिया क्षतिपूर्ति। यह देखकर यूरोप के देश परेशान हो गए, उनमें खलबली मच गई। भाई जापान ये इतना छोटा सा देश, इसने कैसे चीन को हरा दिया, और बताओ कि चीन के इतने क्षेत्रों को उसने अपने अधिकार में कर लिया, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। अगर चीन इसी तरह बढ़ता रहा, अगर ऐसे ही उसकी शक्ति बढ़ती रही, तो एक दिन तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोपीय देश किस तरह साम्राज्यवाद के रास्ते पे एकदम बढ़ गए थे आगे, अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करना, अधिक से अधिक साम्राज्य स्थापित करना उनका एक परम उद्देश्य हो गया था। तो जापान को रोकने के लिए क्या किया उन्होंने? रूस, जर्मनी और फ्रांस, इन तीनों ने क्या किया? चीन का साथ दिया और
जापान पर दबाव बनाया कि नहीं, तुम ये सब क्षेत्र तुम छोड़ो, गलत बात है, तुमने चीन से ऐसे क्यों ले लिया, और इतना प्रेशर बनाया कि आखिरकार जापान को अपना वो प्रदेश जो जीता था, लियाओ तुंग, कोरिया का क्षेत्र, मंचूरिया, वो सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो छोड़ तो दिया जापान, लेकिन उसके मन में मलाल रह गया कि मैंने इसे जीता था और इन यूरोपियन देशों ने आगे बढ़कर गलत तरीके से हमसे हमारा जीता हुआ क्षेत्र वापस करवा लिया। उसके मन में एक उबाल बना हुआ था। तो इस तरह हम देखते हैं कि शिमोनोस्की की संधि जो है, यह हुई तो थी जापान की जीत इसमें, लेकिन यूरोपीय देशों का हस्तक्षेप होने के कारण जापान जो है उसे दबा दिया गया, उसे पीछे कर दिया गया। अब हम देखते हैं यूरोप में रूस क्या सफलता। हम क्या देखें कि ये शिमोनोस्की की संधि का जो विरोध हुआ, उसमें रूस बहुत बढ़ चढ़ करके काम कर रहा था। रूस के साथ हम क्या देखते हैं कि रूस ने भी साम्राज्यवाद के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया था। उसने जब बाल्कन का युद्ध हुआ, हमने देखा कि क्रीमिया का युद्ध उससे पहले हुआ था, उसमें भी रूस ने बड़ा टांग अड़ाया था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ था, वो एक प्रकार का हार गया था और वो पीछे हट गया था। उसके बाद फिर हमने देखा है कि बाल्कन क्षेत्र में जो राजनीतिक उठापटक हो रही थी, उसमें भी रूस ने टांग अड़ाने की कोशिश की थी और वहां भी उसे सफलता नहीं मिली थी। अब उसके मन में क्या था कि मैं उधर तो नहीं जा सका, तो अब पूरब की तरफ ही क्यों न जाऊं, पश्चिम की तरफ तो मुझे सफलता नहीं मिली, अब मैं चीन के तरफ, जापान, मंचूरिया की तरफ अपना ध्यान देता हूं और उधर अपना अधिकार बढ़ाकर अपनी शक्ति को बढ़ाता हूं। ये रूस का ख्याल था। तो उसने क्या किया, इसी उद्देश्य से उसने चीन से एक संधि कर ली और चीन से संधि करने के साथ ही उसने क्या किया कि चीन के बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। उसने मंचूरिया पर अपना अधिकार कर लिया, कोरिया पर उसने अपना ये कर दिया कि ये हमें चाहिए, इधर हमें ये अधिकार दे दो, हमें वो अधिकार दे दो, इस तरह करके कोरिया पर, मंचूरिया पर। ये जो लियाओ तुंग था, जो प्रायद्वीप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसे भी उसने अपने अंडर कर लिया। ये क्या था, उसकी चालाकी थी, जापान को किनारे करके अपना प्रभुत्व इन क्षेत्रों में बढ़ाना। इसके अलावा एक द्वीप था, उस पर भी जो है उसने अपना अधिकार जमा लिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि यूरोप में जो है, यूरोप का जो रूस है, वह इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाने लगा था और जापान को, जो एशियाई देश था, उसे वह पीछे कर रहा था। अब हम बात करते हैं मंचूरिया का प्रश्न। मंचूरिया जो है चीन का क्षेत्र था। चीन के उत्तर पूर्व में एक क्षेत्र था जो लगभग 3.5 वर्ग मील किलोमीटर क्षेत्र में वो फैला हुआ था। बहुत ही समृद्ध जगह था। उसमें अगर हम कहें तो उर्वरा शक्ति के नाम पे देखें तो वहां बहुत अधिक अच्छी खेती होती थी। अगर हम खनिज के क्षेत्र में देखें तो लोहा, कोयला वगैरह वगैरह की बहुत खान थी। तो खनिज के क्षेत्र में हो चाहे वहां की उर्वरा शक्ति के क्षेत्र में हो, वह एकदम से नंबर 1 जगह था मंचूरिया, और वह चीन के अधिकार में था। रूस को क्या लगता था कि इस मंचूरिया पे हमारा अधिकार हो, क्योंकि अगर इस पर मेरा अधिकार होगा, मजा है, चांदी है हमारी। स्वाभाविक है, चूंकि मंचूरिया बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। तो इधर जापान, वह भी चाहता था कि मंचूरिया में हमारा आधिपत्य हो, हमारा अधिकार हो। तो इसमें यहाँ पे मंचूरिया में जापान को भी कुछ क्षेत्रों में चीन द्वारा पट्टा दिया गया था, किसी क्षेत्र का पट्टा दिया गया था। लेकिन जब
यूरोपीय देशों ने हस्तक्षेप किया था तो वह भी उसके हाथ से चला गया था। जापान देख रहा है कि रूस किस तरह मंचूरिया पर अपना अधिकार जमाए जा रहा है। उसने चीन के साथ संधि की थी, उसका फायदा उठाते हुए रूस से लेकर मंचूरिया तक, मॉस्को से लेकर मंचूरिया तक रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी कर ली। और जब रेलवे लाइन बिछाए जाने लगा तब उसने वहां पे सैनिक को भी रखा। इसके अलावा उसने क्या किया, एक अधिकारी को भी वहां नियुक्त किया। उसका तर्क यह था कि यहाँ रेलवे लाइन बिछा रहे हैं तो हम उसकी सुरक्षा और उस देखभाल के लिए हमने ये सब रखा है। लेकिन एक प्रकार से वह वहां की राजनीति में भी दखल अंदाजी कर रहा था, जो जापान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसके अलावा उसने यह भी तर्क दिया कि चीन को कि देखो, हम ना यहाँ पे अपना सैनिक इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे यहाँ बॉक्सर रिवोल्ट जो हो रहा है, बॉक्सर विद्रोह, उसमें वो विद्रोही कहीं हमारा रेल लाइन उड़ा ना दे, उसे बर्बाद ना कर दें, तो इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम अपनी सेना यहाँ पर रखें। चीन ने कहा ठीक है भाई, जब ऐसी बात है तो रखो। कहना कुछ था रूस का और करना कुछ था। तो इस तरह हम देखेंगे कि रूस जो है चीन में अपना प्रभुत्व बढ़ाते जा रहा था, चीन के क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बढ़ाते जा रहा था और जापान को बिल्कुल किनारे करके रख दिया था, जो जापान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह एक मौके की तलाश में था कि किस तरह से रूस को हम किनारे करें। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि आंग्ल जापानी संधि हो गई। यह आंग्ल जापानी संधि जो थी, इंग्लैंड और जापान के बीच संधि हो गई। इस संधि में क्या हुआ कि अंग्रेज, इंग्लैंड जापानियों से संधि किया, यह कहकर कि हम लोग साथ हैं। बहुत सारे मुद्दों को लिया गया कि हम लोग साथ हैं, लेकिन हम लोगों से अगर किसी का युद्ध होगा तो हम लोग उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन जब उसके साथ कोई साथ हो जाएगा युद्ध में तो हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। मतलब हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। अगर किसी एक देश से युद्ध करोगे तो युद्ध कर लेना, अगर कोई उसका साथ देने आएगा तो हम भी तुम्हारे साथ हो लेंगे। इसके अलावे उसने कहा, इंग्लैंड ने कहा चीन को कि देखो, हम भी चीन में व्यापार कर रहे हैं तो तुम हमारा समर्थन देना, हमारे चीन के साथ मत हो जाना और हमको आराम से चीन में व्यापार करने में हमारा प्रत्यक्ष या परोक्ष जैसे भी हो हमारी सहायता करना, हमारा सपोर्ट करना। जापान ने कहा ठीक है, मैं ये करूंगा। तो इस तरह से जो ये इन दोनों की संधि हुई, यह रूस को भी रोकने का काम कर रहा था कि रूस जो है जापान के चीन में जो घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोका जाए। इंग्लैंड खुश होता उससे, क्योंकि इंग्लैंड चीन पर अपना प्रभाव जमाए हुए था। हमने पढ़ा है कि इसके बाद ही जो है अफीम युद्ध हुआ था, यानी कि इंग्लैंड पूरी तरह से चीन को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहा था और उसको एक साथी की भी आवश्यकता थी, तो जापान ने उसका साथ दे दिया। और 1902 में यह जो संधि हुई यह इंग्लैंड के लिए भी बहुत फायदेमंद थी और जापान भी एकदम बहुत खुश था कि चलो इंग्लैंड का साथ हमारे साथ है। रूसी रेलवे लाइन, जैसा कि मैंने बताया कि रूसी रेलवे लाइन ये मंचूरिया में तो बिछा ही रहा था। पोर्ट आर्थर एक जो जगह था वहां पर रूस ने अपनी किलेबंदी शुरू कर दी। इसके अलावा लियाओतुंग, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, लियाओतुंग पर भी रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया। और यह जो है जापान को कतई नहीं भा रहा था कि किस तरह रूस अपने साम्राज्य का बहुत ही सलीके से मैंने उसको बढ़ाया जा रहा है। चीन पर अधिकार करने के साथ मैंने चीन पे अधिकार कर रहा है। वो कैसे? मंचूरिया पर अधिकार कर, कोरिया पर अधिकार कर, लियांगोतुंग पर अधिकार कर और पोर्ट आर्थर पे अधिकार कर। हर जगह चीन अपना वर्चस्व
फैलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो यह जो है बिल्कुल गलत है। इसी तरह कोरिया का भी प्रश्न था। कोरिया पर भी जो है रूस अपना प्रभाव जमाना चाह रहा था और चीन चाहता था कि कोरिया पर उसका प्रभाव हो। लियाओतुंग जो जीता हुआ जगह था जो जापान ने दे दिया था, इस पर जो है सोचा था जापान ने कि हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या उसे यहाँ हम शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा कोरिया में भी वह अपना प्रभाव, अपना व्यापार, अपनी जनसंख्या को शिफ्ट करने के चक्कर में था, लेकिन रूस इतना प्रभावी हो गया था, वह चीन पर इतना अधिक हावी हो गया था कि जापान बेचारा उसको मौका ही नहीं मिल रहा था। इसी समय हम क्या देखते हैं कि एक संधि के द्वारा अंग्रेज और इसमें रूस में संधि हुई थी, इंग्लैंड और रूस के बीच संधि हुई थी। उस संधि में कुछ उन लोग उस संधि का पालन नहीं करने लगे और यालू नदी के किनारे, चीन में यालू नदी के किनारे जो जंगल था उस पर उसका पेड़ काटने के लिए रूसी आ गए और उसमें रूसी सैनिक भी थे जिसका विरोध जापानियों ने किया। इससे पहले ऐसा हुआ कि 4 जनवरी 1912 में जापान के जो राजा थे उसने रूस को कहा कि देखो तुम लोग जो है क्यों चीन में अपना टांग पसारे जा रहे हो, तुम अपने जगह पे रहो और हम लोगों को भी जो है तुम लोग परेशान मत करो, तुम लोग इधर आ रहे हो, तुम लोग ये सब बंद करो। लेकिन रूस की जो सरकार थी या रूस का जो शासन मंत्री थे, विदेश मंत्री, उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंततः फरवरी में युद्ध शुरू हो गया। और कारण क्या बना? वही यालू नदी के किनारे जो पेड़ों को काटा जा रहा था, करीब 20,000 लोग पेड़ काट रहे थे, उसमें रूसी सैनिक भी थे। इससे क्या हुआ कि जापान के लोग उसका विरोध किए। जापान चूंकि इंग्लैंड के साथ था, उसने इसका विरोध किया और युद्ध शुरू हो गया। इसके साथ ही युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में एक साल से ज्यादा चला। यह फरवरी 1904 में शुरू हुआ और लगभग नवंबर 1905 में यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में हम यह देखते हैं कि प्राय हर मोर्चे पर जापान रूस को पीछे करके रखा, लेकिन इतने समय का युद्ध चीन रूस को तो भारी पड़ ही रहा था, जापान भी उससे बहुत परेशान था। वह भी चाह रहा था कि ये युद्ध समाप्त हो जाए और अंततः अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनकी मध्यस्थता में इस युद्ध को समाप्त किया गया। किसके द्वारा? ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ। पोर्ट्समाउथ की संधि जो 1905 में हुई, इस संधि के अनुसार कहा गया कि भैया युद्ध रोक दो और इस युद्ध को रोक दिया गया। युद्ध रोकने के बाद क्या हुआ कि अब कोरिया पर जो रूस ने अधिकार किया हुआ था, जापान को दे दिया अधिकार कि ठीक है भाई ये तुम्हारा, तुम इस पर अधिकार करो। जापान को जो है लियांगुतुंग प्रायद्वीप पर भी अधिकार मिल गया, जो उसके हाथ से इस संधि में मिला हुआ था, जो छूट गया था। इसके अलावा सखालिन द्वीप जो था उसके दक्षिणी भाग पर भी जापान को अधिकार मिल गया। इसके अलावा मंचूरिया जो बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसमें हम क्या देखेंगे कि जिस पर व्यापार करने के लिए या जिस पर जो चीन से पट्टे पे जो जमीन ली गई थी, सिर्फ उस जमीन पर वह अपने अधिकार में रख करके अपना काम कर सकते थे। चीन को भी पट्टे पे मिली हुई थी कुछ जमीन जापान को भी मिली थी। दोनों ने यह स्वीकार किया कि जो जमीन चीनी सरकार द्वारा हमें मिली है, हम उसी पे अपना अधिकार रखेंगे जितना समय के लिए हमको मिला हुआ है पट्टा। और इसके अलावा बाकी जो मंचूरिया की और भी जमीन है वह चीन के पास रहेगी, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पोर्ट्समाउथ की संधि के बाद जो है जापान को ये सब चीज मिल गया जो कभी उसने लौटा दिया था। तो युद्ध तो होते ही रहता है, संधि भी होती रहती है,
लेकिन यह युद्ध बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी हुआ। किस मामले को लेकर अगर हम पूछा जाए कि इसके क्या प्रभाव पड़े, तो इसके प्रभाव सबसे पहले अगर हम देखें जापान पर क्या प्रभाव पड़े, तो जापान को और उसका जो है आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हो गई। उसे लगा कि रूस जैसे विशाल देश को हम हरा सकते हैं, यानी हमारे में कुछ है। ऐसे तो उसको इंग्लैंड का साथ मिल ही गया था, लेकिन फिर भी उसका जो आत्मबल है वह उसके लिए और भी बड़ा संबल बना। बात करते हैं रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो रूस को पता चला कि हम अंदर से बहुत ही कमजोर हैं। हम अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन अगर सच पूछिए तो सैनिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से हम कमजोर हैं, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से हम जापान से युद्ध नहीं जीत सके। एक तो रूस की हालत सही नहीं थी, वहां जातशाही चल रही थी, आंतरिक स्थिति बहुत खराब थी। जनता ने भी रूस के इस कदम का साथ नहीं दिया था, तो स्वाभाविक है कि रूस का जीतना मुश्किल था। इसके अलावा अब हम कहें कि चीन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो चीन पर भी प्रभाव पड़ा। चीन पर रूस का जो दिनों दिन घुसपैठ उसमें किए जा रहा था, उसमें थोड़ी रुकावट आई और इंग्लैंड को चीन के अंदर घुसने का और उसका मार्ग जो है प्रशस्त हुआ, क्योंकि उसके पीछे जापान उसके साथ था कि हाँ ठीक है, तुम आराम से अंदर जाओ, व्यापार करो, हम तुमको कोई रोक टोक नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम देखें यूरोपीय देशों पर क्या अधिक प्रभाव पड़ा, तो यूरोपीय देश एक बार डर से गए, ये जापान, एशियाई देश जापान और इतना छोटा सा देश, उसने यूरोप के रूस को हरा दिया जो इतना बड़ा क्षेत्र था। रूस ऐसे भी यूरोप के जो देश थे, साम्राज्यवादी देश थे, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, वह नहीं चाहते थे कि रूस भी साम्राज्यवाद के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो युद्ध में उसका साथ तो कोई दिया नहीं, लेकिन उन लोगों को खुशी भी हुई कि चलो अच्छा है, रूस को कम से कम किनारे करके तो रखा गया, उसका जो बल है, उसका क्या कहेंगे, उसका आत्मबल बढ़ने तो नहीं दिया गया, अच्छा हुआ ये हार गया। तो इस तरह से देखेंगे कि यूरोप एक तरफ यह सोच के खुश हुआ कि रूस हार गया, दूसरी तरफ यह देख के दुखी हुआ कि अरे ये छोटा सा जापान, इसने तो रूस को हरा दिया, यानी हम लोग को भी अब संभल के रहना पड़ेगा। हम यह भी देखते हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत के लिए या बहुत सारे उन औपनिवेशिक देशों के लिए जो किसी ना किसी देश के उपनिवेश थे, उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस आया उनके अंदर भी कि देखो जापान रूस को हरा सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। ये जो भावना थी ये बहुत ही प्रभावी रही, भारत के लिए हो या और भी जो जहां जो कॉलोनी बने हुए थे वहां के लोगों के लिए हो, सब में एक अंदर से आवाज आई कि हम भी अपने जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उनको हम हटा करके हम अपने बल से, अपने बुद्धि से अपने राज में रह सकते हैं, अपने शासन में रह सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूस जापान युद्ध जो है, जो 1904-05 में हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जैसा कि भविष्य में हमने देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैंने पढ़ाया, तो उसमें मैंने बताया था कि 1902 की जो संधि थी, इंग्लैंड और जापान की संधि, यह बाद में भी विश्व युद्ध के समय में भी इसकी संधि बनी हुई रही, और जो मित्र राष्ट्र थे उसमें आंग्ल और अंग्रेज और जापानी एक साथ ही लड़ाई किए। तो इस तरह से यह रूस जापान युद्ध जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसने छोटे देशों को, कमजोर देशों को एक नई प्रेरणा दी थी
कि वह अपने आप को सफल करने के लिए इससे प्रेरित हो सकते हैं। तो आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ इस बात को, इस चैप्टर को। धन्यवाद।